गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आज की जो क्लास है हमारी, उसमें हम चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट टॉपिक गाउस के नियम का एक और अनुप्रयोग है। 2 अनुप्रयोग अब तक हम गाउस के नियम के पढ़ चुके हैं और उन दोनों अनुप्रयोगों में हमने देखा था कि एक अनुप्रयोग ये कहता है कि अगर एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार है और उस एक समान आवेशित तार के कारण अगर हमें किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। दूसरे में हमने देखा कि एक अपरिमित अर्धचालक पट्टिका है जो एक समान रूप से आवेशित है, तो उस पर अगर हम विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, उसके कारण हम विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं। आज हम उससे आगे चलेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि किसी गोले के कारण अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी हो तो कैसे हम निकालेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें इस टॉपिक की शुरुआत में हम समझ लेते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है किसी गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश, गोलीय कोश का मतलब क्या है? इसकी जगह खोखला गोला भी लिखा हुआ आ सकता है, इसकी जगह कभी कभी गोलीय कोटर भी लिखा हुआ आ सकता है। कोटर, कोश या खोखला गोला, तीनों का मतलब एक ही। ये कह रहा है मान लीजिए आपके पास में एक खोखला गोला है। खोखला गोला मतलब इसमें केवल पृष्ठ पृष्ठ है, अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको जब भी आप आवेश दोगे खोखले गोले को, तो खोखले गोले को जो दिया गया आवेश है वो इसके पृष्ठ पर ही रहता है, हमेशा पृष्ठ से अंदर नहीं जा सकता है। कारण क्या है? तो कारण बहुत सिंपल है कि अंदर आवेश के रहने की जगह नहीं, क्योंकि आवेश को रहने के लिए किसी न किसी परमाणु की, किसी न किसी अणु की, किसी न किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। आवेश खुले में, हम ये कहें कि निर्वात में अकेला नहीं घूम सकता, वो किसी न किसी वस्तु पर होगा, किसी न किसी परमाणु पर होगा, किसी न किसी अणु पर हो सकता है, किसी न किसी अन्य चीज पर हो सकता है, लेकिन अकेला नहीं घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कहूं कि हवा में यूं ही घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन हवा में यूं नहीं घूम सकता, वो किसी न किसी वस्तु पर होगा। हाँ, इलेक्ट्रॉन का कोई प्रभाव जरूर हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आने या जाने से जो आवेश बना है, उस आवेश की गति के कारण कोई तरंग जरूर निर्वात में या किसी माध्यम में आसानी से गति कर सकती है। तो इस पर ये आवेश है, इस आवेश के कारण हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब भी हम ज्ञात करते हैं तो किसी न किसी बिंदु पर ज्ञात करते हैं। वो बिंदु इस पूरे गोले के कारण, जब विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे तो वो बिंदु बाहर हो सकता है गोले के, वो बिंदु गोले के पृष्ठ पर हो सकता है या अंदर किसी जगह पर हो सकता है। तो 3 स्थितियां हमारे पास में है, बाहर, अंदर या पृष्ठ पर। इन तीनों ही स्थितियों के लिए मान लीजिए कि मैं इस बिंदु पर निकालना चाहता हूं, तो आप सब मानते हो कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो उसके चारों ओर उपस्थित सभी आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं की योग के बराबर होती है। यानी हमारे पास में एक तरीका तो ये हो गया कि हम प्रत्येक आवेश के कारण, प्रत्येक अल्पांश के कारण छोटे छोटे अल्पांश ले लें। एक अल्पांश ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ऐसे बहुत सारे अल्पांश ले लें। उन अल्पांशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकालें और जोड़ दें। लेकिन इसका एक दूसरा तरीका और है, और वो दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका ये सुझाया गया है और ये कैलकुलेशन से भी प्राप्त हुआ है कि अगर किसी एक समान आवेशित गोलीय कोश के लिए हम जब गणना कर रहे हैं विद्युत क्षेत्र की, तो इस एक समान आवेशित गोलीय कोश के लिए जो भी गणना होगी किसी बिंदु पर, ठीक है, और अगर मान लो इस पर टोटल आवेश सपोज कर लीजिए कि 2 माइक्रो कूलाम है, ठीक है, कितना है? 2 माइक्रो कूलाम। तो अगर मैं ये मान कि केंद्र पर एक आवेश है, इतना सारा आवेश जो है वो पृष्ठ पर नहीं फैला हुआ है, और एक ही आवेश है 2 माइक्रो कूलाम का। हालांकि एक आवेश नहीं होता है 2 माइक्रो कूलाम का, पर हम मान लेते हैं 1 मिनट के लिए 2 माइक्रो कूलाम का एक आवेश है।
क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी आवेश, छोटे छोटे बहुत सारे आवेश, जिसे आवेश का क्वांटा यानी इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है, इससे मिलकर बना हुआ। पर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये केंद्र पर एक 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। तो ये पूरा गोला नहीं है भी, सिर्फ एक आवेश है। आप ये इमेजिन करो कि ये गोला है ही नहीं। ये जो मैंने गोला बनाया है, ये बाहर वाला तो केवल समझाने के लिए मैंने बना दिया ऐसे। ये जो गोला है, ये गोला है ही नहीं, केवल एक 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। तो इस 2 माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण, इसको मैं मिटा ही देता हूं थोड़ी सी देर के लिए, ये मैंने मिटा दिया, ये बाकी आवेश है ही नहीं, केवल एक 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। ये 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है, और इस 2 माइक्रो कूलाम के आवेश के कारण अगर मैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं और थोड़ी देर के लिए मान लीजिए उसका मान 3 न्यूटन प्रति कूलाम आता है। कितना आता है? 3 न्यूटन प्रति कूलाम आता है। ठीक है। और अगर मैं इसकी जगह ये लेता कि मेरे पास में एक गोला है जिस पर एक समान रूप से कुल जो आवेश फैला हुआ है वो 2 माइक्रो कूलाम ही है, 2 माइक्रो कूलाम, और इसके केंद्र से इस पी बिंदु की दूरी उतनी ही है जितनी कि उस एक आवेश के लिए हमने मानी थी। जब 2 माइक्रो कूलाम को हमने एक आवेश मान करके इस जगह माना था, इस जगह, तब जितनी दूरी हमने मानी थी उतनी दूरी इसके केंद्र से है। तब ऐसी स्थिति में इस गोले के लिए अगर मैं इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूं तो ये बहुत महत्वपूर्ण और आश्चर्यजनक चीज आती है कि इसका मान भी 3 न्यूटन प्रति कूलाम ही आता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक समान रूप से आवेशित किसी गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ठीक उतना ही आता है जितना कि इसके सारे आवेश को अगर हम केंद्र पर मान लेते और फिर हम अगर गणना करते तो हमारे पास में आता। यानी इस पूरे आवेश को एक आवेश मान लो तो जितना यहां पर विद्युत क्षेत्र आएगा उतना ही विद्युत क्षेत्र इस पूरे गोले के कारण भी आता है। यानी किसी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए उस गोले के पृष्ठ पर फैले हुए संपूर्ण आवेश को केंद्र पर माना जा सकता है। यानी आप गणना करना चाहो तो इसके लिए अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, जितना इस आवेश को केंद्र पर रख करके निकालोगे ठीक उतना इस गोले के लिए आएगा। ये बिल्कुल वैसा ही उदाहरण हो गया जो मैंने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि 2 बच्चे हैं, ए और बी, दोनों के पास में समान रुपए हैं और ए जो है वो अमेरिका घूमने गया है और आपको उसके रुपए बताने हैं कि कितने हैं, तो आपको ए के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बी की जेब में कितने रुपए वो गिन लीजिए। तो ऐसे ही अगर मुझे इस पूरे गोले के कारण, इस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है तो अलग अलग आवेशों के कारण निकालने की जरूरत नहीं है। इस संपूर्ण आवेश को केंद्र पर आप केंद्रित मान लीजिए, आपके पास में जो भी मान आएगा वो उतना ही आएगा जितना इस गोले के अलग अलग आवेशों के कारण आप निकालकर जोड़ते तो आता। ठीक है। इस तथ्य को हम यहाँ पर काम में लेंगे। तो हमारे लिए जो हमारा टॉपिक है उसका एक बेस लाइन क्या हो गया कि किसी भी एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी भी बिंदु पर ठीक उतनी ही होती है जितनी कि उसके सारे आवेश को हम केंद्र पर केंद्रित मान करके ज्ञात कर सकते हैं। जितनी हम उसको केंद्र पर केंद्रित होकर ज्ञात करके मानेंगे ठीक उतनी हमारे पास में ये आएगी। अब देखते हैं इसका मान कितना आता है, तो इसको समझने का प्रयास करेंगे हम। अभी ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है इस चैप्टर का, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। मैं आपको पिछले कई दिनों से बात बोल रहा हूँ बेटा, गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में जरूर आते हैं। आप पिछले सालों के पेपर उठाकर देखेंगे, कोई सॉल्व पेपर देखेंगे, कोई अनसॉल्व पेपर देखेंगे, कोई मॉडल पेपर देखेंगे, तो आप देखेंगे उन सभी पेपरों में इन पर क्वेश्चन जरूर दिए हुए। इन तीनों में जो अनुप्रयोग हमने पढ़े, अनंत लंबाई का चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन तीनों में से ही किसी न किसी पर प्रश्न जरूर आता है। तो अब हम हमारा टॉपिक यहाँ से शुरू कर रहे हैं। हमारा टॉपिक क्या है? समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं आपको
कि गोलीय कोश। अच्छा, मेरी आवाज तो प्रॉपर पहुंच रही है सबके पास में? यस सर। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी पर। समरूप आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं कि गोलीय कोश लिखा हुआ आवे, खोखला गोला लिखा हुआ आवे, गोलीय खोल लिखा हुआ आवे, या गोलीय कोटर लिखा हुआ आवे, इन चारों का मतलब एक ही है। गोलीय कोटर, खोखला गोला, गोलीय कोटर, खोखला गोला। ठीक है। ये एक बच्चे ने कहा है हिमेश साल्विन में, सर पेज ब्लैंक है क्या? ब्लैंक नहीं था, वो व्हाइट बोर्ड था, तो उस पर मैंने बताया था। अब मैंने पीडीएफ इस पे डाल दी है और अब मैं उससे पढ़ा रहा हूँ, तो अब ब्लैंक नहीं आएगा, अब लिखा हुआ आएगा। हिमेश साल्वी अब दिखाई दे रहा है तुम्हें? हिमेश साल्वी सर दिखाई दे रहा है। ठीक है बेटा, वो पीडीएफ नहीं थी, वो एक व्हाइट बोर्ड था जिस पर मुझे कुछ समझाना था, इसलिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो गोलीय कोटर लिखा हुआ आवे, गोलीय खोल लिखा हुआ आवे, खोखला गोला लिखा हुआ आवे, या गोलीय कोश लिखा हुआ आवे, इन सब के लिए एक ही, ये पूरा डेरिवेशन जो हम करेंगे एक ही बात है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। माना हमारे पास में एक गोला है, ये एक गोला है। इस गोले के, एक गोला जो है, इस गोले के पृष्ठ पर टोटल जो आवेश फैला हुआ है, कुल आवेश जो फैला हुआ है, वो है Q। ठीक है। इस गोले की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल R। ठीक है। गोले के केंद्र से कुछ दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना है। वो जो कुछ दूरी है वो स्मॉल r भी, स्मॉल r मान लेते हैं हम। अब वो जो कुछ दूरी है या वो बिंदु जो P है, वो इस गोले के बाहर हो सकता है, गोले के पृष्ठ पर हो सकता है, और गोले के अंदर हो सकता है। हम बारी बारी से इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर मैं इस गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व, अब मैं पृष्ठीय आवेश क्यों घनत्व की निकाल रहा हूं? गोले का तो, गोले के तो अंदर भी भाग है लेकिन अंदर आवेश नहीं है। अंदर भाग तो है लेकिन आवेश नहीं है। देखो, अगर यही ठोस गोला होता और हम कहते हैं अंदर भी आवेश है, तब हम क्या लेते? तब हम लेते इसका आयतनात्मक आवेश घनत्व। लेकिन अभी इसके आवेश कहां पर है? केवल पृष्ठ पर है। तो हमें क्या लेना है? टोटल आवेश बटा वो क्षेत्र जिस पर ये उपस्थित है। अब अगर ये आवेश एक लाइन में होता तो हम लंबाई ले लेते, ये पृष्ठ पर फैला हुआ है तो क्षेत्रफल लेंगे, और अगर पूरे आयतन में फैला होता तो आयतन ले लेते। तभी ये पृष्ठ पर फैला हुआ है तो हमने इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लिया ए या एस मान लो, एस मान लो, ए मान लो, एक ही बात है, Q अपॉन ए। ठीक है, या Q अपॉन एस। ठीक है। लेकिन हम सब जानते हैं कि जब आवेश में क्षेत्रफल का भाग दो तो उसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। अब इस ए को अगर मैं इधर लेकर के चला जाऊं तो Q बराबर हमारे पास में क्या आ जाएगा? Q बराबर हमारे पास में आ जाएगा Q इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, बराबर सिग्मा ए। गोले का क्षेत्रफल, तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये गोले का क्षेत्रफल होता है। ठीक है। तो ये जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम इस सूत्र को भी काम में लेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब हम बारी बारी से शुरू करते हैं कि पहली स्थिति हम तब लेंगे जब जो बिंदु है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो गोले के बाहर हो। ये गोला है, मान लीजिए एक समान रूप से धनावेशित है। ठीक है। और इसके केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जो गोले के बाहर स्थित है। ये जो केंद्र O है, इससे जो P बिंदु की दूरी है वो है स्मॉल r। ठीक है। और जो गोले की त्रिज्या है उसका मान है कैपिटल R। मुझे चित्र देख करके बताओ कि स्मॉल r का मान बड़ा है कि कैपिटल R का मान बड़ा है? स्मॉल आर का। स्मॉल r का मान बड़ा है। यानी जब भी हमें कोई कहे कि गोले के बाहर निकालना है
तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि जब भी कोई हमें कहे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका मतलब गोले के बाहर लेना है। पहला मैंने क्या कहा कि अगर गोले के बाहर कहे मतलब स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। दूसरा मैंने क्या कहा कि अगर स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर कहे तो समझ लो गोले के बाहर की बात कर रहा है, वाइस वर्सा है ये। ठीक है, तो ये देखो हमने सबसे पहले हेडिंग में क्या लिख दिया है कि गोले के बाहर यानी स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी देर के लिए इस चित्र को थोड़ा साफ सुथरा बनाने का प्रयास कर रहा हूं। साफ सुथरा इसलिए कि आपको समझ में आसानी से आ जाए। ये स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर एक समान रूप से, इस गोले पर एक समान रूप से धनावेश फैला हुआ है, लेकिन मैंने धनावेश बनाया नहीं है अभी, जिससे आपको बाकी चीजें स्पष्ट नजर आए। अब हमने ये तो मान लिया कि गोले के बाहर स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, पर ये तो हमें पता ही नहीं कि वो है किधर। इधर है, इधर भी तो हो सकता है, और इधर भी तो हो सकता है। ठीक है, और इधर भी तो हो सकता 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 है। ठीक है, अब इमेजिन करें आप, क्योंकि ये जो चित्र मैंने बनाया है उस चित्र से सब कुछ स्पष्ट नहीं होगा, पर मैं एक चीज जरूर बता दूं कि इन सभी बिंदुओं को मैं मिला करके एक आर त्रिज्या का गोला बनाऊं। सोचो, 1 मिनट के लिए सोचना, इमेजिन करना, आपके पास में एक क्रिकेट की गेंद है, ठीक है, और एक आपके पास में फुटबॉल है। तो जो क्रिकेट की गेंद है वो तो है हमारा वाला गोला जिस पर एक समान रूप से धनावेश है। ठीक है, अब मैंने क्या माना, आपके पास में कोई ऐसा जादू है या आपके पास में कोई ऐसी ट्रिक है जिससे आपने क्या किया कि वो जो आपके पास में फुटबॉल है, ठीक है, वो फुटबॉल जो है, उस फुटबॉल, ये फुटबॉल है आपकी, इस फुटबॉल के ठीक बीचों बीच आपने एक क्रिकेट की गेंद रख दी। ठीक है, अब मुझे बताओ कि इस क्रिकेट की गेंद के केंद्र बिंदु, अच्छा इस तरीके से रखिए कि क्रिकेट की गेंद का केंद्र बिंदु और फुटबॉल का जो केंद्र बिंदु है वो एक ही है। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे बताएं कि ये जो क्रिकेट की गेंद का केंद्र बिंदु है, अगर इससे मैं फुटबॉल की पृष्ठ की दूरी निकालना चाहूं किसी भी दिशा में, तो वो बराबर आएगी कि अलग अलग आएगी? बराबर आएगी। बराबर आएगी सर। बराबर आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फुटबॉल के पृष्ठ पर उपस्थित सभी बिंदु, क्या कहेंगे हम, फुटबॉल के पृष्ठ पर उपस्थित सभी बिंदु उस गेंद के केंद्र से समान दूरी पर होंगे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊंगा। अभी हमने क्या कहा था, फुटबॉल और क्रिकेट की गेंद। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसको फुटबॉल और क्रिकेट की गेंद मत मानो। जो क्रिकेट की गेंद थी वो समझ लो आपका वाला गोला है, ठीक है, ये आपका वाला गोला है, और जो फुटबॉल है वो उन बिंदुओं का समूह है जिन पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब ये जो फुटबॉल है ये काल्पनिक पृष्ठ है, तो गेंद तो क्या है, आपका गोला जिस पर आवेश है, और फुटबॉल क्या है, एक काल्पनिक पृष्ठ है। अब अगर मैं फुटबॉल के पृष्ठ पर यानी इस काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालता, किसके कारण, इस हमारी गेंद के कारण, ठीक है, तो वो एक तरीके से क्या हो जाता, मैंने कहा था कि हमारी गेंद जब एक समान रूप से आवेशित हो, एक समान रूप से आवेशित हो, तो किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने के लिए गेंद का सारा आवेश केंद्र पर मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फुटबॉल के किसी भी बिंदु पर, इस बिंदु पर या इस बिंदु पर या इस बिंदु पर या इस बिंदु पर या इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करता, तो एक तरीके से मैं क्या कर रहा हूं, हमारी गेंद यानी हमारे गोले यानी कि जो आवेशित गोला है उससे आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर मैं गणना कर रहा हूं। यानी इस फुटबॉल के पृष्ठ के किसी भी बिंदु के लिए, किसी भी भाग के लिए गणना करने का मतलब क्या हुआ, आर दूरी के लिए गणना करना। समझ में आई बात कि नहीं? तो मैं क्या करता हूं, यहां से ये हमारी एक गेंद है, इस गेंद के, या हमारा गोला है, इस गोले के चारों तरफ मैंने क्या मान लिया, ये हमारा गोला है, और इस गोले के चारों तरफ मैंने
एक ऐसा गोला मान लिया जिसके पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी r है। ठीक है ना, ध्यान से समझना बच्चों। अब मुझे ये बताओ कि जो फुटबॉल है या गेंद है, फुटबॉल तो छोटे 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 पीसेस से बनी हुई होती है, ठीक है ना, लेकिन 1 मिनट के लिए मानो कि छोटे छोटे पीसेस से नहीं बनी हुई है, ये एक एक ही पृष्ठ से बनी हुई है या एक ही पदार्थ से बनी हुई है। जैसे क्रिकेट की गेंद है या आपने वॉलीबॉल देखी होगी, ठीक है ना, आपने गुब्बारा देखा होगा। गुब्बारा अगर मान लो बिल्कुल गोलाकार होता, तो मुझे बताओ जो आपकी क्रिकेट की गेंद है या फुटबॉल की गेंद है, अगर वो एक ही पदार्थ से बनी हुई होती, टुकड़े जोड़ करके नहीं बनाए हुए होते, तो उसमें टोटल कितने पृष्ठ होते? एक पृष्ठ होता। एक पृष्ठ कितने पृष्ठ होते? एक पृष्ठ होता। सर, एक इसका ही मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें कुल गाउसियन, हमें कुल फ्लक्स निकालना है। रामकृष्ण धाकड़, वो बंद कर लो बेटा माइक तुम्हारा, है ना, खरखराहट हो रही है इसलिए माइक बंद कर लो, कोई बात नहीं। तो अगर मुझे इस पूरी गेंद, ये जो पूरा आवरण है, इस पूरे आवरण से निर्गत फ्लक्स निकालना हो, तो मुझे कितने फ्लक्स निकालने पड़ेंगे? एक पृष्ठ से एक ही फ्लक्स निकालना पड़ेगा। वो एक फ्लक्स ही कुल फ्लक्स के बराबर हो जाएगा। जैसे हमने पिछले वालों में क्या देखा था? हमने देखा था बेलन था, तो हमने 3 पृष्ठ थे तो 3 फ्लक्स निकाले, तीनों को जोड़ दिया। लेकिन इस गोले में कितने पृष्ठ हैं? क्योंकि गोले में एक ही पृष्ठ होता है, तो एक ही फ्लक्स निकालना है, वही अपने आप में कुल फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो गाउस का नियम क्या कहता है? गाउस का नियम कहता है कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई क्या है? कुल फ्लक्स, यानी कुल फ्लक्स निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक पृष्ठ का फ्लक्स, आपको इस पृष्ठ का फ्लक्स निकालना है। मान लो मैं यहां पर एक अल्पांश ले लेता हूं, ठीक है, यहां मैंने एक अल्पांश ले लिया। अब फाई का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ई डी एस, ठीक है, ई डी एस। और इधर क्या दिया हुआ है अपने पास में? इधर दिया हुआ है अपने पास में क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो ई डी एस है, ये एक्चुअल में ई डॉट डी एस है। और जब हम इस डॉट को हटाते हैं तो हमारे पास में क्या आता है? ई डी एस कॉस ऑफ थीटा, यही आता बच्चों। ठीक है, तो देखो ये वाली जो इक्वेशन है, ठीक है ना, ये इक्वेशन हम यहीं से चल रहे हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ी सी देर के लिए। हमने कहा कि गोले के पृष्ठ पर हमें निकालना है, तो हमने क्या किया कि ये जो बड़ा वाला गोला है, ये जो काल्पनिक गोला है, इस काल्पनिक गोले के पृष्ठ पर मैंने एक अल्पांश ले लिया। यहां पर कहीं पर भी ले सकते हो आप अल्पांश, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां पर एक अल्पांश ले लिया और इस अल्पांश के कारण मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालूंगा। ठीक है ना, तो इस अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी फ्लक्स निकालूंगा, इस अल्पांश से निर्गत फ्लक्स निकालूंगा, छोटे से अल्पांश से। तो कितना होगा? हम कहेंगे भाई ई डॉट इस छोटे से क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है वो है ds, ई डॉट ds। अब अगर सोचो इस पूरे पृष्ठ का आपको निकालना होता तो आप क्या करते? ऐसे छोटे 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 बहुत सारे भागों का फ्लक्स निकालते और उसको जोड़ देते, यही कर सकते थे। तो हमने भी यहां पर क्या कर दिया? इसको जोड़ दिया, और जोड़ तो हमारे पास में और क्या है? समाकलन। समाकलन किसके लिए किया? बंद काल्पनिक पृष्ठ के लिए। ये जो बीच में समाकलन के चिन्ह के बीच में जो लगाया है मैंने गोला, इसका मतलब होता है बंद काल्पनिक पृष्ठ के लिए। ठीक है, अब बच्चों ये जो इक्वेशन है वो यहां पर मैंने लिख दी, देखो ईडीएस बराबर क्या हो गया? हमारे पास पूरे पृष्ठ के लिए निकालना था तो हमने छोटे छोटे पृष्ठों के लिए छोटे छोटे भागों के लिए निकाले और जोड़ दिया। लेकिन गाउस का नियम क्या कहता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, ये क्या है हमारे पास में? कुल वैद्युत फ्लक्स किसके बराबर होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है, अब इस डॉट को जब मैं हटाऊंगा तो मेरे पास में क्या आएगा? डॉट को हटाने पर, डॉट को हटाने पर मेरे पास में आएगा ई डी एस कॉस थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये वाला, इसमें जो थीटा है ना, ये थीटा निकालना बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझना। थीटा क्या होगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण। तो सबसे पहले तो मैं विद्युत क्षेत्रफल की दिशा में थोड़ा सा ये जो बिंदु है इसको मैं यहां नहीं लेकर के और इधर ले रहा हूं, आपको समझने में आसानी रहे, वरना ये ऊपर जो लिखा हुआ और ये बनाता तो मैं मिक्स हो जाता। ठीक है ना, अब यहां पर जब आप पृष्ठ लोगे
तो सबसे पहले इसके क्षेत्रफल की दिशा देखते हैं। इसके क्षेत्रफल की दिशा क्या होगी? क्षेत्रफल की दिशा हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती है, तो ये पृष्ठ के लंबवत, ये क्षेत्रफल की दिशा हो गई। अब मुझे क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की दिशा। तो विद्युत क्षेत्र किसकी वजह से होगा? आवेश की वजह से। आवेश कहां पर है? आवेश तो छोटे गोले पर है, ठीक है। तो छोटे गोले के कारण निकाल लेते हैं। तो मैंने शुरुआत में कहा था कि किसी गोले के कारण आप कैलकुलेशन करो, या गोले के सारे आवेश को केंद्र पर मान लो एक आवेश, फिर कैलकुलेशन करो, बात बराबर है, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया? गोले का समस्त आवेश कहां मान लिया? केंद्र पर केंद्रित मान लिया। अब मैं इसके लिए कैलकुलेशन करता हूं। तो हम जानते हैं कि मान तो भले ही कुछ भी आवे, लेकिन एकल आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए, एक ही आवेश माना हमने केंद्र पर, के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा आवेश से बिंदु की ओर होती है अगर धन आवेश हो तो, और ऋणावेश हो तो बिंदु से आवेश की ओर होती है। चूंकि ये धनावेश है तो इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी? आवेश से बिंदु की ओर, यानी कि इस दिशा। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक ही आ गई। अब आप में से कोई सोच रहा होगा, साहब आपने इधर क्यों लिया ये बिंदु, इधर की जगह इधर ले लेते। चलो इधर ले लेते हैं। इधर लेते तब क्या होता? ये क्षेत्रफल की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती? ये विद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई भाई आवेश से बिंदु की ओर, ठीक है। तो इस तरीके से हर्षवर्धन साहू कह रहा है आवाज नहीं आ रही है। भाई हर्षवर्धन साहू, नेटवर्क में बैठो, मौसम जो है ना उसकी वजह से ऐसा होता है। हम सबके पास में नॉर्मल नेट है, और नॉर्मल नेट में कभी कभी ऐसा होता है कि आपके वहाँ स्पीड नहीं आती है तो दिक्कत हो जाती है। तो आप ऊंचाई वाली जगह पर बैठ जाएं, या नेटवर्क जहाँ पर अच्छा आता है वहां पर आप बैठ जाएं, ठीक है। वापस से मैं आ रहा हूँ। तो यहाँ पर लेते हैं हम, तब भी यही आता। अब अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं बिंदु, तब क्या होता? तो हम कहते हैं भाई क्षेत्रफल की दिशा इधर हो गई, और विद्युत क्षेत्र की दिशा बिंदु से सॉरी आवेश से बिंदु की ओर, ये भी इधर ही होगी। यानी आप कहीं पर भी ले लो अल्पांश, सभी जगह विद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल की दिशा एक ही दिशा में है। और अगर ये एक ही दिशा में है तो ये जो थीटा है, इस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इस थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0। और इस थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 बराबर होता है 1, क्या रह जाएगा? ई इंटू डी एस। और इंटीग्रेशन तो है ही, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन। और ये किसके बराबर आ रहा था? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पीडीएफ जो आपको सामने दिखाई दे रही है, ये भी यही कहती है। देखिए कि अगर हम गाउस के नियम से फ्लक्स निकालना चाहते तो फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता। फाई बराबर होता है EDS। क्योंकि हम छोटे छोटे पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ मान रहे हैं इस गोले को। अब ये जो गणना कर रहे हैं ना, वो अंदर वाले गोले की गणना नहीं कर रहे हैं, हमने पृष्ठ लिया है बाहर वाले गोले पर, ठीक है। तो हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर वाले गोले के पृष्ठ पर कर रहे हैं, लेकिन कर किसकी वजह से रहे हैं? अंदर वाले गोले की वजह से। विद्युत क्षेत्र, प्रिंस सोनी कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं आ रही है। प्रिंस सोनी अगर स्क्रीन नहीं आ रही है तो बेटा एक बार बाहर जाकर के वापस लॉगिन कर लो, आ जाएगी, ठीक है सर। ठीक है। एक बार बाहर जाकर वापस लॉगिन कर लो, आ जाएगी। तो मैं वापस से बात करता हूं कि ये जो हमारे पास में गोला है उसमें हमने बिंदु तो लिया है बाहर वाले गोले पर, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल रहे हैं बाहर वाले गोले पर, लेकिन निकाल किसकी वजह से रहे? अंदर वाले गोले की वजह से। यानी हम कहेंगे गोलीय कोश के कारण बाहर वाले गोले पर। अब बाहर वाले गोले के सारे बिंदु कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। तो हम क्या कहेंगे कि गोलीय कोश के कारण r दूरी पर गणना हम कर रहे हैं, ठीक है। तो वही बात आगे बढ़ता हूं मैं। ये हमने निकाल लिया। अब इसके बाद में हम कहेंगे भाई थीटा की वैल्यू रखो। ईडीएस को खोलेंगे तो क्या जाएगा? ईडीएस कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 0 डिग्री। तो ये 0 डिग्री रख दी। 0 डिग्री रखते क्या हो जाएगा? कॉस 0। अब चूंकि हमने क्या कहा था, छोटे वाले गोले के प्रत्येक जितने भी आवेश है उसको हम कहाँ मान सकते हैं? केंद्र पर मान सकते हैं। तो केंद्र पर जब एकल आवेश मानते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यानी कि ये केवल आवेश और दूरी पर निर्भर करता है।
तो जो गोले के पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु की दूरी है वो और आवेश दोनों का मान नहीं बदल रहा है, इसलिए हम ई को क्या कर सकते हैं, बाहर ले सकते हैं। विद्युत क्षेत्र को बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब क्या हुआ, जो छोटे छोटे से अल्पांश आपने लिए हैं, रामकिशन माइक म्यूट करो, रामकिशन अपना माइक म्यूट कर दो। म्यूट नहीं है बेटा, आवाज आ रही है। नहीं, नाम तो इसलिए आता है कि खरखराहट की आवाज आती है ना, जिसकी भी आवाज आएगी उसी का नाम आएगा। जैसे मेरी आवाज आ रही है तो मेरा नाम आ रहा है, तुम्हारी आवाज आएगी तो तुम्हारा नाम आएगा, कोई और बोलेगा तो उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, गलती से रह गया होगा, दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ऑनलाइन क्लास में छोटी मोटी बातें चलती रहती है। खैर वापस इस पर अपन आ जाते हैं। तो हमने ई बाहर ले लिया, क्या गया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब क्या है, छोटे छोटे जो अल्पांश लिए उन सभी क्षेत्रफलों का योग। अब देखो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये दिखने में बहुत छोटा सा लगता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करेंगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा, टोटल क्षेत्रफल, लेकिन टोटल क्षेत्रफल किसका, छोटे वाले गोले का कि बड़े वाले गोले का। तो अल्पांश आपने कहां लिया है, बड़े गोले पर, तो यहां पर जो क्षेत्रफल आएगा वो भी किसका आएगा, बड़े गोले का आएगा। तो बड़े गोले की त्रिज्या कितनी है, स्मॉल आर है, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। दो गोले हैं हमारे पास में, एक कैपिटल आर त्रिज्या का, एक स्मॉल आर त्रिज्या का। अगर छोटा गोला लेते, छोटे गोले पर अल्पांश लेते तो आ जाता 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। बड़े गोले पर लिया इसलिए स्मॉल आर स्क्वायर, ये हमने यहां रख दिया। और यहां से इस जो 4 पाई आर स्क्वायर इसको नीचे लेकर के आगे, नीचे लेकर के आगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये नया फॉर्मूला क्या बनेगा वो देखते हैं हम। तो हमारे पास में जो था वो कुछ इस तरीके से था, ये जो सूत्र है इसी सूत्र से मैं आगे बढ़ूंगा। 4 पाई आर स्क्वायर को नीचे लेकर गए तो ई बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट पहले से। अब मैं क्या कर रहा हूं, केवल इस एप्सिलॉन नॉट को पहले लिख रहा हूं और आर को बाद में लिख रहा हूं, तो ये सूत्र बन जाएगा आपके पास में, जो सूत्र संख्या 3 है। इस सूत्र से हम क्या कह सकते हैं कि जो ई का मान है वो 1 अपॉन आर स्क्वायर के समानुपाती या आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसको पृष्ठ पर ले लेता, ठीक है ना, तो देखना एक और चीज है अभी हमारे पास में कि हमने एक चीज और निकाली थी। कभी कभी क्या होता है, सूत्र थोड़े से घुमा करके दे दिए जाते हैं, तो अभी आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, ई बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये Q का मान अभी अभी हमने निकाला था, और कितना था, E बराबर Q का मान था सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, क्या रह गया, सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और स्मॉल आर स्क्वायर। ये चीजें हमारे पास में रह गई है, और ये फॉर्मूला आप यहाँ पर देख रहे हो। तो ये इस रूप में भी आ सकता है, ठीक है ना। नॉर्मली किताबों में आपको केवल यहीं तक मिलेगा, नोट्स में आपको यहीं तक मिलेगा, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं जब यहीं तक ही पढ़ाते हैं। तो अगर ये इस तरीके से भी आ जाए तो समझ लो कि हमें गोले के बाहर वाले बिंदु पर निकाल दें। अब सोचो कि यही बिंदु जो है वो गोले के पृष्ठ पर होता, तो देखो हमने बड़ा गोला क्यों बनाया, छोटे गोले के बाहर के बिंदु पर लेना था, तो हमने इन सारे बाहर के जितने भी बिंदु हो सकते थे उन सबको मिला दिया। ठीक है, अब सोचो कि ये बिंदु यहां नहीं होकर के थोड़ी सी कम दूरी पर होता तो हम थोड़ा छोटा गोला बनाते, और कम दूरी पर होता तो और छोटा गोला बनाएंगे, और अगर ये बिंदु पृष्ठ पर ही आ जाएगा तो ये जो बड़ा बाहर वाला गोला बना रहे हैं हम, वो कितना बड़ा बनाएंगे, पृष्ठ जितना, पृष्ठ जितना, यानी छोटे गोले जितना है। यानी हम कहेंगे कि अब हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये छोटा गोला और बड़ा गोला भी ठीक इसी के ऊपर ही है, ठीक है ना, ठीक इसी के ऊपर ही है। तो चीज क्या चेंज हुई है पूरे सूत्र में, हम देख सकते हैं केवल त्रिज्या बदली है, केवल क्या बदली है, त्रिज्या बदली है, और कुछ नहीं बदला है। ठीक है ना। अब एक और खास बात है, देखो इसमें बात ध्यान से समझना आप लोग, मैं जो बात बता रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है। पहले वाला जो हमने किया, अभी जो हमने किया है उसमें हमने एक छोटा गोला लिया और फिर हमने एक बड़ा गोला लिया। हमने बड़े गोले के पृष्ठ पर अल्पांश लिया, इनको जोड़ा, तो एक तरीके से फ्लक्स हमने किसका निकाला है, फ्लक्स हमने बड़े गोले का निकाला है।
फ्लक्स हमने किसका निकाला है? बड़े गोले का निकाला है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता छोटे गोले की निकाली है, लेकिन उस बिंदु पर निकाली है जो बड़े गोले के पृष्ठ पर है। गणेश धोबी कुछ कहना चाहते हैं। गणेश, आप समझाए तो समझ। ठीक है, कोई बात नहीं, माइक ऑफ कर लो अपना, ठीक है। तो देखो, दो बात बोल रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फ्लक्स हमने बड़े गोले का निकाला है, लेकिन विद्युत क्षेत्र किसका निकाला है? विद्युत क्षेत्र हमने छोटे गोले के कारण बड़े गोले के पृष्ठ पर ज्ञात किया है, ठीक है ना। फ्लक्स किसका निकाला? बड़े गोले का। तो जो गाउस का नियम है वो कहता है भाई फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें जो क्यू है वो उस भाग का आवेश लेना है या उस पृष्ठ में बंद आवेश लेना है जो उसके अंदर है, बाहर वाला आवेश नहीं लेना है, केवल अंदर वाला आवेश लेना है। तो फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं हम? बड़े गोले का। तो हमें आवेश किसका लेना पड़ेगा? बड़े गोले के अंदर। तो बड़े गोले के अंदर कितना आवेश हो सकता है? तो अपन गणना करते हैं कि बड़े गोले के अंदर दो भाग है, एक भाग तो है खाली भाग और एक है छोटा गोला, ये भी तो इसके अंदर ही है। यानी आपको क्या करना है? खाली भाग पर कितना आवेश है कैलकुलेट कर लो, इस छोटे गोले पर कितना आवेश है कैलकुलेट कर लो, और दोनों को जोड़ दोगे तो बड़े गोले के अंदर कितना आवेश है वो आ जाएगा। तो खाली भाग में तो कोई आवेश है ही नहीं, खाली भाग में तो कोई आवेश है ही नहीं, तो खाली भाग का आवेश हो गया 0 प्लस इस छोटे गोले का आवेश Q, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया Q। तो एक्चुअल में ये जो Q है ना, ये जो Q है ऊपर जो लिखा हुआ है, ये बड़े गोले का आवेश है, लेकिन बड़े गोले के अंदर आवेश है, लेकिन बड़े गोले के अंदर आवेश ठीक उतना ही है जितना छोटे गोले के कारण, क्योंकि इसके अलावा उसके अंदर कोई और आवेश है ही नहीं, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया? अब मैं दूसरा बिंदु ले रहा हूं। दूसरा बिंदु मैं क्या ले रहा हूं? ये तो मैंने लिया पृष्ठ के बाहर। अब मैं जो दूसरा बिंदु है वो लूंगा पृष्ठ के अंदर, सॉरी पृष्ठ पर। दूसरा बिंदु मैं क्या लूंगा? गोले के पृष्ठ पर। तो जब गोले के पृष्ठ पर मैं लूंगा तो आप मुझे, मैंने पहले अभी आपको बताया कि जब मैं बाहर लेता हूं तो बड़ा गोला लेना पड़ा, थोड़ा सा कम दूरी पर लेता तो और छोटा। अब चूंकि पृष्ठ पर लेना है तो पृष्ठ के बराबर लेना पड़ेगा, ठीक है ना, पृष्ठ के बराबर लेना पड़ेगा। तो सारी कैलकुलेशन अपनी पुरानी वाली जैसी चलेंगे, जैसे इस वाले में चल रही थी। बस चेंज क्या होगा? पहली बात तो अपन यहां से शुरू करते हैं। फाई बराबर ई डी एस समीशन ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। समीशन ऑफ क्यू का मतलब क्या है? गोले के अंदर आवेश। तो ये तो है हमारा वाला गोला, छोटा गोला, और जो गाउसीय पृष्ठ हमने माना है वो भी कितना है? वो भी इसके जितना ही बड़ा है। यानी कि हमने जो अल्पांश लिया है वो हमारे गाउसीय पृष्ठ पर लिया है। ध्यान से समझना, पहले हमने लिया था किस पर? इस बड़े गोले पर। अब भी हम इस बड़े गोले पर ही ले रहे हैं, लेकिन अब हमारी दिक्कत क्या हो गई कि बड़ा गोला और छोटा गोला दोनों बराबर हो गया, पर फिर भी हम बड़े गोले पर ही ले रहे हैं अल्पांश। यानी फ्लक्स किसका निकाल रहे हैं? इस बड़े गोले का ही निकाल रहे हैं। तो अब मुझे बताओ कि जो हमने इसके ये पहले से जो आवेशित गोला है उसके ऊपर ये जो एक और गोला बनाया है, इसमें मुझे टोटल आवेश निकालना है। तो कितना होगा? तो हम कहेंगे भाई इसमें टोटल आवेश निकालना है तो ये खाली भाग में आवेश निकाल लो, और वो जो एक गोला हमारा और है उसमें आवेश निकाल लो, क्योंकि जो पृष्ठ पर आवेश होता है उसे भी हम अंदर ही मानते हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था गाउस के नियम में भी, कि जब हम कहें ना किसी बंद पृष्ठ पर आवेश, तो इसका मतलब उस पृष्ठ पर आवेश हो तो उसको भी अंदर ही मानना। तो ये जो पृष्ठ पर आवेश, इसको भी आपको क्या मानना पड़ेगा? अंदर मानना पड़ेगा, तब तक जब तक कि हमारा वाला गाउसीय पृष्ठ, यानी कि ये बड़ा वाला पृष्ठ या तो दिए गए पृष्ठ से बड़ा हो, दी गई आकृति से बड़ा हो, या इसके बराबर हो। या तो दी गई आकृति से बड़ा हो या इसके बराबर हो, ठीक है। नमन पाराशर, अगर पिक्चर नहीं आ रही है तो एक बार बाहर जाकर के वापस आ जाओ, आ जाएगी। आपके वहां नेटवर्क कमजोर है इसलिए वापस मैं आ जाता हूं अपनी बात पर। तो इस गोले में जो हमने बराबर साइज का माना उसमें कितना आवेश होगा? तो हम कहेंगे भाई उसमें भी क्यू ही आवेश होगा, क्योंकि पृष्ठ के आवेश को अपन अंदर मान सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज तो ये आ गई भाई, यहाँ पर समेशन ऑफ क्यू की जगह क्यू ही आएगा। दूसरा क्या है कि ये जो स्मॉल आर है इसकी वैल्यू,
तो जब ये दोनों गोले बराबर साइज के हो जाएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर हो जाएगी। तो हम स्मॉल आर की जगह क्या रख देंगे? कैपिटल आर। यानी जितना भी जो सूत्र चल रहा है उस पूरे में सब जगह क्या आ जाएगा? कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर आ जाएगा। तो देखो यहां पर भी कैपिटल आर आ जाएगा और यहां पर भी कैपिटल आर। जब यहां पर कैपिटल आर आएगा नीचे वाले सूत्र में, इक्वेशन 4 में, तो ऊपर वाला कैपिटल आर और नीचे वाला कैपिटल आर दोनों कट जाएंगे और क्या रह जाएगा आपके पास में? ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये कब होगा? जब हम पृष्ठ पर गणना करेंगे। ठीक है, तो हम ये पूरी गणना नहीं करेंगे पृष्ठ के लिए, हम डायरेक्ट लिखेंगे। पृष्ठ के लिए हम पूरी गणना नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट लिखेंगे, एक सूत्र ये और एक दूसरा सूत्र ये। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पुराने वाले सूत्र में ये कहीं रख दो। लेकिन जब हम गोले के अंदर लेते हैं, ये तो था हमारा वाला गोला, ठीक है, और ये मैं अंदर वाले बिंदु पर लेना चाहता हूं, तो अंदर वाले बिंदु बहुत सारी जगह हो सकते हैं, इन सबको मिला दिया तो एक छोटा गोला बन गया। इस बिंदु की दूरी स्मॉल आर है, जो आवेशित गोला उसकी दूरी कैपिटल आर है। तो क्लियरली पता चल रहा है कि स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से, स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से कम है, कम छोटा है। है, छोटा है यानी कम है। तो हमने लिख दिया स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, अब वापस मैं थोड़ी देर के लिए पीछे चल रहा हूं। देखो ये रहा सूत्र, ये रहा सूत्र। अगर मैं ये आवेशित गोला और इसके अंदर हमने गोला मान लिया, इस पर मैं एक अल्पांश ले लेता हूं और इस अल्पांश का फ्लक्स निकाल लेता हूं। इस अल्पांश का फ्लक्स आ गया ई डी एस। ठीक है ना, ध्यान से समझना बेटा। और अगर ऐसे मैं बहुत सारे अल्पांश लूं और उन सबके फ्लक्सों को जोड़ दूं तो पूरे पृष्ठ का फ्लक्स आ जाएगा, जिसको अपन कह सकते हैं समाकलन, यानी कि फाई। और ये फाई बराबर क्या होता है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही होता है। ये क्यू क्या है? ये जिस पर हमने अल्पांश लिया है उस पृष्ठ से बंद आकृति के अंदर उपस्थित आवेश, इस पर प्लस आवेश था, तो अल्पांश हमने किस पे लिया? इस छोटे गोले पर। अब मुझे बताओ कि इस छोटे गोले के अंदर कितना आवेश है? एक भी आवेश नहीं है सर। इसके अंदर एक भी आवेश नहीं है, सारा का सारा आवेश बाहर है, सारा का सारा आवेश बाहर है। तो Q का मान कितना हो जाएगा? 0। और Q का मान 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स का मान आपके पास में 0 आ गया। समझ में आई बात? देखो जब हमने बाहर गोला लिया, बड़ा गोला लिया और बराबर गोला लिया, तो जो हमारा आवेशित गोला था उसका जितना भी आवेश था उतना ही आवेश हमने उसके अंदर भी मान लिया। लेकिन जैसे ही गोला छोटा हो गया तो जो आवेशित गोले का आवेश है अब वो अंदर नहीं रह करके बाहर हो गया, इसलिए अब इसको अपन काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें इसमें केवल इस क्यू की जगह क्या करना होता है? अंदर वाला आवेश काउंट करना है, बाहर वाला आवेश काउंट नहीं करना है, बाहर वाला आवेश काउंट नहीं करना है। तो अब अगर मैं अंदर गणना करना चाहूं, अंदर गणना करना चाहूं, लोकेश खटीक कह रहा है कि मैं भी जो भी पिक्चर ड्रॉ कर रहा हूं वो थोड़ी देर बाद दिख रही है। बिल्कुल बेटा, थोड़ी देर बाद दिखेगी, 10 सेकंड बाद भी दिख सकती है, 2 सेकंड बाद भी दिख सकती है, ये सिर्फ नेटवर्क पर डिपेंड करता है। अब हमारे पास में कोई उपचार नहीं है, जो हमारे पास में संसाधन है उसी से अपने को काम चलाना है। लेकिन इसका उपाय यही है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पिक्चर आपको जैसे ही दिखाई देगी तो आपको वो चीज समझ में आ जाएगी, नंबर 1 बात। लेकिन फिर भी आपको दिक्कत आती है तो मैं इसीलिए आपको कहता हूँ बार बार कि आप वीडियो देखें। वीडियो देखने का कारण यही है कि बीच में कई बार आवाज कट जाती है, अपन ऑनलाइन पढ़ते हैं तब कोई चित्र आपको लेट दिखाई दे रहा है, कई लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं आ रही है। तो हमारे पास जो संसाधन है उससे हम प्रयास कर रहे हैं। जब आप वीडियो को देखोगे तो जो चीजें आपकी मिस हो रही है ऑनलाइन क्लास में वो वहां पर कंप्लीट हो जाएंगी। आप ये नहीं समझे कि भाई 1 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा। अरे 1 घंटे का वीडियो देखना पड़ेगा तो वो 4 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन भी तो तैयार होगा, और अगर वो क्वेश्चन तैयार हो गया तो 4 नंबर उसे 1 घंटे से ज्यादा है क्या? और एक बार ही तो देखना, कोई 50 बार थोड़ा ना देखना। एक बार देखा, टॉपिक तैयार किया, रफ कॉपी में लिख करके हमारा टॉपिक तैयार हो गया, उसके बाद में आपको कभी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप पीडीएफ देखोगे, अपने खुद के नोट्स देखोगे, अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो मैं वापस से ही आ रहा हूं, तो हम कहेंगे भाई कुल आवेश कितना है? 0, यानी कि फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0। लेकिन फ्लक्स क्या है? फ्लक्स है ई डी एस कॉस थीटा। तो देखो थीटा की वैल्यू नहीं बदली है, क्यों?
क्यों नहीं बदली है? क्योंकि पृष्ठ और क्षेत्रफल की दिशाएं वैसी की वैसी हैं। सॉरी, पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र की दिशाएं वैसी की वैसी है। क्षेत्रफल तो जीरो हो ही नहीं सकता। ये जीरो नहीं हुआ, ये जीरो नहीं हुआ, तो इन तीनों का गुणा यानी कि ये राशि जीरो कैसे हो जाएगी? एक ही चीज हो सकती है कि जब ई जीरो हो। भाई तीन राशियां गुणा हो रही है, मान लो ए, बी और सी, और इन तीनों का गुणा जीरो आ रहा है, तो या तो ए जीरो है, या तो बी जीरो है, या तो सी जीरो है, और या फिर इनमें से कोई दो जीरो है, या फिर इनमें से कोई तीन जीरो है। पर आपको अगर पता चल जाए कि सी भी जीरो नहीं है और बी भी जीरो नहीं है, तो डेफिनेटली कौन जीरो होगा? ए ही जीरो होगा। तो हमें पता चल गया भाई कॉस थीटा भी जीरो नहीं है। कॉस थीटा बोला है मैंने, थीटा नहीं बोला। थीटा तो जीरो है, लेकिन कॉस थीटा जीरो नहीं है। थीटा तो जीरो है, पर कॉस थीटा का मान 1 है, कॉस थीटा जीरो नहीं है। डीएस जीरो नहीं है, कॉस थीटा जीरो नहीं है, डीएस जीरो नहीं है, तो फिर बचा कौन? ई जीरो। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास में क्या आ जाएगा? ये ई बराबर जीरो। तो ई का मान हमारे पास में जीरो आ गया। अब तीन मान हमारे पास में आ गए, ठीक है ना। देखो पहला जो मान था वो था हमारे पास में ई बराबर 1/4 पाई Q अपॉन आर स्क्वायर। दूसरा मान है ये, और तीसरा मान है जीरो। अब मैं ग्राफ बना रहा हूं भाई आर और ई के बीच में, ये आर और ई के बीच, ठीक है। यहां मैंने एक बिंदु बना दिया कैपिटल आर, यानी कि इसके इस तरफ जितने भी बिंदु होंगे लेफ्ट में, ये जो बिंदु बनाया ना ये वाला कैपिटल आर वाला, सबको दिखाई दे गया क्या ये बिंदु? बताओ पहले तो, उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा। कैपिटल आर वाला बिंदु दिखाई दे गया सबको? स्क्रीन आ गई? हाँ हाँ ठीक है। तो इसके जो लेफ्ट में जितने भी बिंदु होंगे, इसके लेफ्ट में जितने बिंदु होंगे वो सारे आर इज लेस देन कैपिटल आर होंगे। यानी उन बिंदुओं पे स्मॉल आर का मान कैपिटल आर से छोटा है, यानी गोले के अंदर वाले बिंदु। और गोले के अंदर वाले बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना है? जीरो। तो यहां जब देखो हमने क्या कहा भाई, ई और आर, ग्राफ ई और आर में बन रहा है, तो आर का मान जब कैपिटल आर से छोटा है, आर का मान जब कैपिटल आर से छोटा है, तो ई का मान कितना आया? जीरो। तो दो अक्षों में से एक अक्ष तो जीरो आया है, लेकिन दूसरा अक्ष जीरो है क्या? छोटा है पर जीरो नहीं है। हमने छोटा कहा है पर जीरो नहीं कहा। जीरो भी हो सकता है, पर एक अक्ष जीरो है जब दो अक्षों में से एक अक्ष जीरो होता है, ठीक है ना। और जब आप ग्राफ बना रहे हो, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं। जब दो अक्षों में से एक अक्ष जीरो हो और आप ग्राफ बना रहे हो, तो जितने भी बिंदु होंगे वो सारे के सारे उस अक्ष पर उपस्थित होंगे जो जीरो नहीं है। तो मुझे बताओ ई और आर में से कौन जीरो नहीं है? आर जीरो नहीं है, यानी सारे बिंदु कहां होंगे? इस यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। इन सबको मैं मिला देता हूं, ये मिला दिए, सबको मैंने मिला दिए, ये मिला दिए, ठीक है। अब अपन कहां पहुंच गए? अब अपन पहुंच गए हैं पृष्ठ पर। अब हमको लेना है ये, जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो जाए, जब स्मॉल आर का मान कैपिटल आर के बराबर हो जाए तब क्या होगा, और जब इससे बड़ा होगा यानी इसके राइट साइड वाले बिंदुओं के लिए क्या होगा। तो हमारे पास में दो मान है, एक मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। कॉमन सेंस की बात है बेटा, ध्यान से समझना। इस वाले सूत्र में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस वाले सूत्र में, दोनों सूत्रों में देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये दोनों तो दोनों में कॉमन है। जो इस पे राइट लगाया मैंने और जिस पे ये डिजाइन बनाई है उन दोनों में कॉमन है। तो दोनों में अलग अलग क्या है? तो हम कहेंगे भाई एक में तो दिया हुआ है आपके पास में 1/r स्क्वायर, और एक में दिया हुआ है 1/r स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें से बड़ा कौन होगा और छोटा कौन होगा? तो हम कहेंगे साहब इनमें से बड़ा जो है वो तो होगा ये, और छोटा होगा ये। बड़ा तो कैपिटल आर वाला होगा और छोटा आर वाला। अब आप सोच रहे होंगे साहब कैपिटल आर वाला बड़ा क्यों हो गया?
मैं वही बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ बड़ा क्यों हो गया। तो आप देखोगे ये जो आर है ना वो हर में दिया हुआ है। जब हर में कोई राशि दी हुई होती है और वो खुद राशि बड़ी होती है तो समझ लो कि जो उसका टोटल मान आएगा गणना करने पर वो हमेशा छोटा आएगा। जैसे 1/4 और 1/5 में से कौन बड़ा आएगा? 1/5 जिसका हर बड़ा वो राशि छोटी होती है हमेशा। अरे इसको समझो, 1 रोटी 4 लोगों में बांटनी है और 1 रोटी 5 लोगों में बांटनी है तो ज्यादा किसके पास आई? 4 लोगों में। तो 1/4 बड़ा हो गया ना, 1/4 बड़ा हो गया अपने आप ही। यस सर। भाई इसको चलो एक और दूसरे तरीके से समझते हैं। 1/2 यानी आधा और 1/4 यानी चौथाई। तो आधा बड़ा होता है कि चौथाई बड़ा होता है? आधा। आधा बड़ा आधा बड़ा होता है ना। यानी जिसका हर छोटा है वो राशि बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा है वो राशि छोटी होगी। तो अब ये जो दो सूत्र हमने लिखे थे उसमें से एक में आ रहा था स्मॉल आर और एक में आ रहा था कैपिटल आर। स्मॉल आर जो था वो कैपिटल आर से बड़ा था। यानी ये वाला हर बड़ा है और ये वाला हर छोटा है। तो जिसका हर छोटा होगा वो राशि बड़ी होगी और जिसका हर बड़ा होगा वो राशि छोटी होगी। यानी ये वाली राशि छोटी और ये वाली राशि बड़ी। यानी पृष्ठ पर मान ज्यादा आएगा और बाहर मान कम आएगा। तो पृष्ठ पर आ गया ज्यादा मान और बाहर आएगा कम। क्योंकि ये स्मॉल आर स्क्वायर है व्युत्क्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा। तो ये ग्राफ अपने पास में ऐसा बन जाएगा कि यहां तक तो जीरो, यहां तक ये मैंने और गहरा कर दिया, यहां तक तो जीरो और एकाएक इसका मान बढ़ेगा और बढ़ करके ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ये ग्राफ आप देख सकते हो, ये रहा आपके सामने, ठीक है ना। इस ग्राफ में एक कमी है, ये जो बना हुआ है सामने इसमें एक कमी है, इसमें ये वाला भाग दिखाया हुआ नहीं। तो आप इस भाग को थोड़ा सा गहरा करके दिखाएं हमेशा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी मान है लेकिन वो जीरो है। जीरो है तो इसका मतलब भाई ई का मान जीरो है, आर का मान जीरो थोड़ा ना हुआ है। तो यहां तक जीरो, फिर एकाएक बढ़ गया, पृष्ठ पर अधिकतम हो गया और उसके बाद में फिर कम हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। गोले के पृष्ठ से बाहर जाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी और अंदर जाओगे तो जीरो हो जाएगी। बाहर जाओगे तो कम हो जाएगी और अंदर जाओगे तो जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब एक और चीज बता रहा हूं मैं, इसमें बहुत काम की बात है, ध्यान से सुन लेना। 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेंगे। अगर इसकी जगह एक ठोस चालक गोला होता तो क्या होता? अगर एक ठोस चालक गोला होता तो उसको जितना भी आवेश देते वो सारा का सारा आवेश उसके पृष्ठ पर ही रहता है। अब आप कहोगे साहब ठोस है तो पृष्ठ पर क्यों रहेगा, अंदर क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। जैसे ही आवेश अंदर जाता है तो अंदर जो पहले विद्युत क्षेत्र का मान जीरो था वो अब जीरो नहीं रहता है। और जब विद्युत क्षेत्र का मान जीरो नहीं रहता है तो बल F बराबर होता है Q इंटू E। यानी कि बल लगना शुरू हो जाता है। और ये बल तब तक लगता है, जब बल लगता है तो उसको कहते हैं असंतुलन की अवस्था। दुनिया में प्रत्येक वस्तु संतुलन की अवस्था में रहना चाहती है। तो ये बल तब तक लगता है जब तक कि वापस संतुलन की अवस्था नहीं आ जाए। वापस संतुलन की अवस्था लाने के लिए बल का मान कितना हो जाना चाहिए? जीरो। अब बल का मान दो ही तरीके से जीरो हो सकता है, या तो ये आवेश नष्ट हो जाए, इसका मान जीरो हो जाए, और या विद्युत क्षेत्र जीरो हो जाए। कहां पर? अंदर। बाहर वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, केवल अंदर की बात कर रहा हूं अभी। तो ये जो आवेश है ये नष्ट तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। फिर क्या होगा? विद्युत क्षेत्र जीरो होना चाहिए अंदर। अब विद्युत क्षेत्र अंदर जीरो कैसे हो? विद्युत क्षेत्र जीरो करने के लिए इस आवेश को वापस से कहां भेजना पड़ेगा? पृष्ठ पर भेजना पड़ेगा। तो किसी भी चालक को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी ठोस चालक को दिया गया समस्त आवेश उसके पृष्ठ पर रहता है। अगर कुछ आवेश पृष्ठ के अंदर चला भी जाए
तो असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। संतुलन प्राप्त करने के लिए इस समस्त आवेश को पुनः पृष्ठ पर भेज दिया जाता है। तो अब देखो, ठोस चालक गोला, मैंने क्या कहा है? चालक, अचालक नहीं कहा है। ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, बहुत खास बात है। मैंने चालक कहा है, अचालक नहीं कहा। किसी ठोस चालक गोले का संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर है तो ये बिल्कुल वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे गोलीय कोष कर रहा है। यानी कि गोलीय कोष के लिए जो कैलकुलेशन हमने की है वही ठोस चालक गोले के लिए भी करनी